जैसे मैं फेल हो गया। हाँ, अच्छा। हाँ, तो 7th में फेल हो गया, किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर, किसी में 2, किसी में 7। पापा को बड़ा महसूस हुआ, उनकी आंखों में आंसू भी आए। मैंने देखा जब रिक्वेस्ट कर रहे थे वो प्रिंसिपल से कि अ, मत मेरे बेटे को निकालो स्कूल से। टीचर्स ने साथ नहीं दिया। जो एक नया बच्चा आता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, टीचर से उम्मीद करता है कि वो साथ देंगे। पेरेंट्स ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, सोचा कि बच्चा है अभी तो पढ़ाई का प्रेशर क्या डालें। ये अच्छी बात रही है, पेरेंट्स ने कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला। पर स्कूल के अंदर जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला। लेकिन जब 8th क्लास में पापा के ऊपर ये बात आई कि भाई ये तो स्कूल से निकालो या फिर 7th में करवाओ, तो उनकी भी आंखें खुली कि यार हमें भी बच्चे को टाइम देना चाहिए। और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार मेरी वजह से पापा को इतना प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ने पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो तब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई। मुझे कहा कि अब मेरी नाक मत कटवाना। फिर मेरे मन में ये आया कि नाक नहीं, मैं अब आपकी नाक कटवाना तो दूर की बात है, मैं आपकी नाक और आपकी सीने को, छाती को छोड़ा करूंगा और आपका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। तो किसी रिश्तेदार ने एक ऐसा ताना मारा था कि भाई तेरे से नहीं होगा, और उसने कॉन्फिडेंस फिर गिरा दी। और हम यूपीएससी को जो है बुरा भला बोला करते थे। अच्छा अच्छा। यूपीएससी तेरी बेवफाई ने हमें रात का जो है आवारा बना दिया। अच्छा अच्छा। मेरे मन में ये जो विचार था, ये जिद थी कि यार जो लोग बोलते हैं कि तू कामयाब नहीं हो पाएगा, देख तूने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, उनको भी एक जवाब देना था। अरे भाई अगर अनप्रिडिक्टेबल है तो मेरा सिलेक्शन 2 बार कैसे हो गया। बड़ी मुसीबतें बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी हस्तियां बड़े संकटों में पल करके दुनिया के दिलों पर अपना कब्जा करती हैं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मुझे हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियां याद आती हैं कि असफलता तो एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जो कोशिश करता है वो इतिहास बनाता है, और जो इतिहास बनाता है उसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो जाया करता है। कहा भी गया है सारी चीजें बटेंगी लेकिन इतिहास कभी नहीं बटेगा। धरती को बांट दिया आकाश नहीं बट पाएगा, बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। भूमि बटे पानी बटे मगर दिल कभी नहीं बटता है। साध बटे साधना बटे मगर सिद्धि कभी नहीं बटती है। फूल बटे बाग बटे खुशबू कभी नहीं बटती है। रोटी बट जाती है लेकिन ग्रास कभी नहीं बट पाएगा। बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। तो इतिहास बढ़ाने का काम करते हैं गोविंद जायसवाल की हम बात करते हैं। मात्र 22 साल की उम्र में 2006 के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है यूपीएससी जिसको जो है भारत के अंदर सबसे कठिन सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है उसको क्रैक करने का काम किया। पूजा नायक जैसी बेटियां हम देखते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर अमन बिस्ला जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिमन्यु। सर, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत मज़ेदार पॉडकास्ट आज का हमारा रहेगा, और उन बच्चों के लिए भी स्पेशली रहेगा जो मतलब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए बड़ा ये जो पॉडकास्ट है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सर, सबसे पहले एक एक बिंदु पे हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपकी जर्नी। देखो, हर किसी की शुरुआत होती है, स्ट्रगल होता है लाइफ में, ऐसे नहीं आगे बढ़ा जाता। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आपका बचपन किस तरह का रहा, और इसके साथ साथ आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की रही। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया मुझे। और मेरी जो लाइफ की शुरुआत या स्ट्रगल की शुरुआत कह लीजिए, या मैच्योरिटी आना, वो 7th क्लास के साथ स्टार्ट हुई। 7th क्लास में मेरा एडमिशन हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया मेरे पापा ने। और उसके बाद मुझे मिली बहुत बड़ी चुनौती, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में खुद को ढालना, जो कि मैं नहीं ढाल पाया। और मैं बहुत ज़्यादा निराश, हताश हो गया। तो उसका रिजल्ट, इन चीज़ें, मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट भी बहुत पुअर रहा। मैं वहाँ पे बुरी तरह से फेल कर गया। मैं उस माहौल में ढल ही नहीं पाया। वो जो फेलियर थी उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसने मेरे अंदर एक मैच्योर इंसान को लाके छोड़ दिया। मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों ही टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में दोनों टीचर हैं। पापा मैथ के टीचर हुआ करते थे और माँ हिंदी की टीचर थी।
मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो सफ़ीदों और डीएवी थर्मल पानीपत इन 2 जगहों से मेनली की है। मैं पेशे से वेटनरी डॉक्टर हूँ, जो कि मेरी डिग्री राजस्थान में भरतपुर के अंदर महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज से हुई है। और एक मेरा छोटा भाई है, ही इज़ ऑल्सो ए वेटनरी डॉक्टर। सर अगर हम स्कूली लाइफ की बात करें, कॉलेज की लाइफ की बात करें, वो किस तरह की रही है? स्कूली लाइफ सबसे पहले आप बताइए। स्कूल की अगर बात करें तो मैंने बताया कि 7th क्लास ने काफ़ी लाइफ को मैच्योरिटी लाने में बड़ी हेल्प की। उसके बाद पापा ने रिक्वेस्ट की स्कूल वालों से कि इसको 7th दोबारा ना करवाओ, इसको 8th में एडमिशन करवा दो। स्कूल वालों ने कहा कि ठीक है, हम ट्राई करते हैं 8th में। 7th दोबारा ना करवाओगा मतलब सर माफी चाहूंगा। 7th में जैसे मैं फेल हो गया, हाँ, अच्छा। हाँ, तो 7th में फेल हो गया, किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर, किसी में 2, किसी में 7, इस तरह से मेरा स्कोर रहा। और तो बच्चा फेल हो जाता है, उसको दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन पापा ने कहा कि भाई हमने जो है इसको कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करेगा ये, आप इसका जो है एडमिशन 8th में करवा दो। लेकिन वही बात है कि कुछ खास चेंज नहीं हुआ और 8th के अंदर भी जो है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में सेम मेरी परफॉर्मेंस रही और मुझे कहा गया कि अब आप 7th में दोबारा जाओ। पापा को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने पहले से ही अपने स्कूल में एडमिशन करवा रखा था। मुझे यहाँ से निकाला और हिंदी मीडियम स्कूल था, उस स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन करवा दिया। पापा को बड़ा महसूस हुआ, उनकी आंखों में आंसू भी आए। मैंने देखा जब रिक्वेस्ट कर रहे थे वो प्रिंसिपल से कि मत मेरे बेटे को निकालो स्कूल से, तो उन्होंने कहा कि या तो 7th क्लास में या अपने बच्चे को कहीं और ले जाओ। अच्छा, ये कंडीशन सर है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हाँ जी, उसने मतलब बल्ब पे जो आविष्कार कर रहे थे, एस्पल हो रहे थे, और ऐसे करते करते वो 999 यानी कि 999 बार एस्पल हुए, लेकिन उन्होंने 1000वां जब प्रयोग किया वो सफल हो जाते हैं। तो मतलब सर उस टाइम पे आपका माइंड कैसा था? मतलब उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, क्योंकि आप बता रहे हैं। बस उसमें मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। हम्म, क्लास के अंदर मन नहीं लगता था, नए दोस्त नहीं बना पाया, टीचर्स ने साथ नहीं दिया। जो एक नया बच्चा आता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, टीचर से उम्मीद करता है कि वो साथ देंगे। पेरेंट्स ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, सोचा कि बच्चा है अभी, तो पढ़ाई का प्रेशर क्या डालें। ये अच्छी बात रही है, पेरेंट्स ने कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला। पर स्कूल के अंदर जो सपोर्ट मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला। जिसकी वजह से है ना, घबराहट मान लीजिए, कॉन्फिडेंस का ना होना मान लीजिए, मैं फेल कर गया। पढ़ाई से बिल्कुल रुझान मेरा हट गया। लेकिन जब 8th क्लास में पापा के ऊपर ये बात आई कि भाई या तो स्कूल से निकालो या फिर 7th में करवाओ, तो उनकी भी आंखें खुली कि यार हमें भी बच्चे को टाइम देना चाहिए। और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि यार मेरी वजह से पापा को इतना प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ने पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो तब मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई और अच्छा उसके सर। बाद मैंने फिर 8th क्लास में जहाँ मेरा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया उन्होंने, हम्म, वहाँ मैंने मेहनत की। एडमिशन तो मेरा उनके सरकारी स्कूल में था हम्म, और प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ने के लिए भेजा। हम्म, तो वहाँ मैंने क्लास में बहुत अपने आप को एकत्रित करके ध्यान लगा के पूरी मेहनत करने का प्रयास किया। और मैंने डाउट जो मेरे होते हैं मैं पूछने लगा, पापा से आके पूछता, मम्मी से पूछता, स्कूल में टीचरों से पूछता, क्योंकि मुझे दोबारा फेल नहीं होना था। क्योंकि पापा ने मुझे कहा कि अब मेरी नाक मत कटवाना। फिर मेरे मन में ये आया कि नाक नहीं, मैं अब आपकी नाक कटवाना तो दूर की बात है, मैं आपकी नाक और आपकी सीने को, छाती को छोड़ा करूंगा और आपका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। मैंने उस जहाँ एक फेल बच्चा था, मैंने 8th क्लास में 67% मार्क्स मेरे आए। और मेरे पापा ने बड़ा साथ दिया, बड़ा हौसला भी बढ़ाया, मोटिवेशनल स्टोरीज बताते थे और मुझे अपने साथ मतलब स्कूल में जब मेरा एग्ज़ाम होता था लेके जाते थे, लाना, रास्ते में मुझे कॉन्फिडेंस देना कि भाई कोई बात नहीं है, लाइफ में स्ट्रगल करने चाहिए और ये होता रहता है, तो अपने मन लगा के मेहनत कर, रिजल्ट तेरा अच्छा आएगा। उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो 9th और 10th क्लास में मैंने एक दूसरे स्कूल के अंदर, डीएवी स्कूल के अलावा दूसरा स्कूल था, वहाँ मैंने हिंदी मीडियम स्कूल था वो, पर 9th और 10th में इंग्लिश थी। मैंने इंग्लिश मीडियम का दोबारा से प्रयास किया और 9th 10th में मेरा अच्छा स्कोर रहा, 90+ का मेरा स्कोर रहा। और फिर कॉन्फिडेंस आया, तो 11th और 12th के अंदर मैंने मेडिकल भी लिया, नॉन मेडिकल भी लिया, तो इतना हौसला आ गया, अच्छा। थैंक्स टू माय फादर। देखो एक 7th क्लास में एसफल हुए, लेकिन आगे चलते चलते हार नहीं मानी, चुनौतियों को एक्सेप्ट किया और जो है सिविल सर्विसेज के अंदर गए सर। और IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय जो हमारा राजस्व जो सेवा है उसके अंदर सर कार्यरत है एज ए डिप्टी कमिश्नर करनाल के अंदर। यहाँ तक का सफर बहुत मजा आएगा सर के साथ आज पॉडकास्ट में, क्योंकि जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में बताया है कि वो एसफल हो गए थे,
लेकिन बहुत सारी बातें आज सीखने को मिलेगी, उन बच्चों को सीखने को मिलेगी जो एक बार एसफल होने के बाद हार जाते हैं। सर, सारे क्वेश्चन मैं बार बार सिलसिलेवार आपसे पूछूंगा। कई बच्चे मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा एग्जाम है इंडिया का, और वो एसफल हो रहे हैं सर, 5-5 साल से 7-7 साल से जो है दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एसफल हो रहे हैं। सर, मतलब आपको किस प्रकार की अड़चने आई? आप एक पड़ाव को पार करते करते अगले पड़ाव पर पहुंचे सर। तो आप जब सिविल सर्विसेज के अंदर गए सर, उस टाइम पे आपका माइंडसेट किस प्रकार का था? किसी भी बड़े वृक्ष को हम देखते हैं ना, तो हम समझना चाहिए हमें कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत रही होगी। तो जब हम किसी बहुत बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो उसके पीछे का परिश्रम, उसके पीछे का जो मोटिवेशन रहा होगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। इन पॉडकास्टों का हम आपके साथ जो शेयर करता हूँ मैं, या और जो भी टॉपर्स है वो शेयर करते हैं, वो अपनी कहानी बताते हैं। जी। उसका एक मकसद है, उस कहानी से आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मेरा जो मकसद था, वो मेरे पापा को गर्व फील करवाना था। जैसे मैंने बताया कि 11th-12th में मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल ली। 12th क्लास करते करते मेरा रुझान मेडिकल की तरफ बना। फिर मैंने वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि प्राइवेट कॉलेज था, और उस प्राइवेट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए हुआ करती थी 2008 के अंदर। और 2 लाख रुपए 2 टीचर्स के लिए इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल रहा वो सफ़र उनके लिए। पर उन्होंने एक बार भी सोचा नहीं। मेरे पापा ने रिक्वेस्ट की कि भाई तू एक बार मेरी बात मान के 1 साल की तैयारी कर ले, तेरा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा, तो किसी कहीं एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा। पर किसी रिश्तेदार ने एक ऐसा ताना मारा था कि भाई तेरे से नहीं होगा, और उसने कॉन्फिडेंस फिर गिरा दिया। तो छोटे बच्चे होते हैं हम 11th-12th क्लास के अंदर, कोई बहुत मैच्योरिटी नहीं आती है, तो दिल टूट गया। तो डर भी लगा कि भाई मैं 1 साल खराब करूंगा, मैं कहीं वहाँ बिगड़ जाऊँ, कहीं मेरा पढ़ाई से फिर मेरा रुझान हट जाए, तो मैं एडमिशन ले ही लेता हूँ। तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले उस कॉलेज के अंदर। वहाँ जो डीन थे वो भी बड़े सज्जन इंसान थे। उन्होंने मेरी मेहनत की बहुत तारीफ की। मैं वहाँ बहुत मेहनत करता था, तो मेरे पापा को गर्व फील करवाने के लिए मैंने वहाँ पे 1 साल जो है ना दिन रात मेहनत की, और मेरा स्कोर बड़ा अच्छा रहा, 95, 96, 98। टीचर्स भी कहते कि भाई तू इतना इंटेलिजेंट लड़का है, मेहनती है, तू प्राइवेट कॉलेज में क्यों कर रहा है, कहीं एमबीबीएस कर ले। तो मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि जी अब मुझे मौका दे दो दोबारा से। पापा बोले कि अब 1 साल की डिग्री होगी है, 3.5 साल बच गए, अपनी डिग्री कर और लाइफ में आगे बढ़, बाद में कुछ सोच लेना। तो तब मुझे बार बार ये महसूस होने लगा कि भाई मैं पापा को क्या चीज़ मैं ऐसी दे दूं कि भाई उनका ऋण उतार दूं, जो मेरे लिए उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है। तो ये धीरे धीरे ये मेरे मन में चीज़ आती चली गई, जिद बनती चली गई। 3rd ईयर में जब मैं डिग्री में था, तो वहाँ मुझे एक टीचर मिले जो कि यूपीएससी की तैयारी करते थे। वो समय ऐसा था, 10-11 की बात है ये, अभिमन्यु। तो वहाँ कोई यूट्यूब नहीं होती थी ज़्यादा, यूट्यूब बड़ी महंगी होती थी, मतलब डाटा बहुत महंगा था, यूट्यूब नहीं देखते थे हम लोग। तो उन सर से मैंने जो सीखा, उन्होंने कुछ बताया मुझे कि भाई ऐसे तैयारी करते हैं, ये एग्ज़ाम के बाद आप आईएएस आईपीएस बनते हो। और वो मैंने एक वेबसाइट सर्च की, iasexamportal.com। वहाँ सारी डिटेल्स, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की मैंने पढ़ी। जो टॉपर्स थे उनकी कहानियाँ वहाँ पब्लिश होती थी, मैंने वो पढ़ी। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो पढ़ा। तो वहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की। लेकिन जो मेन कारण रहा वो ये रहा कि मेरे पापा को मुझे गर्व फील करवाना है, और मैं 12th के बाद कोचिंग नहीं कर पाया, और मैं डिग्री के बाद कोचिंग करूंगा और इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, क्योंकि भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम है। अगर मैंने इसको क्वालिफाई कर दिया तो फिर मैंने मेरे पापा का, मम्मी का, इनका ऋण चुका दिया। तो ये मेरे मोटिवेशन जो था, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और इसकी वजह से मैं जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान मुझे फेलियर्स आई, स्ट्रगल्स आई, उनको मैं झेल पाया। क्योंकि मेरे मन में ये जो विचार था, ये जिद थी कि यार जो लोग बोलते हैं कि तू कामयाब नहीं हो पाएगा, देख तूने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई की, उनको भी एक जवाब देना था। और पापा को भी जो है दिखाना था कि भाई उन्होंने अपने बेटे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, टाइम देके, पैसा लगा के गलती नहीं की। सर, मतलब आप जब ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए गए, तो उस टाइम पे आपका मतलब आईएएस बनने का था या फिर आईआरएस जो है वो बनने का सपना था? अभिमन्यु, आईआरएस पता भी नहीं थी क्या होता है। अच्छा। आईएएस का ही सपना होता है सबका, बिल्कुल। आईएएस ही बनना है। जनरल में रैंक 90 तक आती है तो आईएएस मिलता है। और ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि एक नंबर पे 16 बच्चों की रैंक होती है, 25 बच्चों की रैंक भी होती है। मेरे जितने नंबर थे उतने ही नंबर 16 बच्चों की रैंक थी। तो एक एक नंबर पे, और कितने में से 2025 में से एक एक नंबर की इतनी वैल्यू होती है। और काफ़ी मतलब इसलिए आपके हाथ में नहीं आईएएस बनना, मतलब आपको, आपकी लक है फिर
या आपने कितने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपको IRS मिले। सर एक बात और मैं इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब पहले 2000 आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और आज की मैं बात करूं, ऐसा बताया जाता है कि आज जो है बहुत ज़्यादा मतलब चुनौती है इसके अंदर, यूपीएससी के अंदर। आज से 10 साल पहले का जो पेपर पैटर्न होता था वो अलग प्रकार का होता था। क्या सर सच्चाई इसमें? देखो ये बात में थोड़ी सच्चाई है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर CSET का एग्जाम था, उसको क्वालिफाइंग नेचर कर दिया, पहले उसके मार्क्स जुड़ते थे। अब सिर्फ पहले तो 400 में से आपकी रैंक बनती थी प्रीलिम्स में, अब 200 नंबर का GS है, उसमें आपकी रैंक बनती है। देखने में ऐसा लगेगा कि बड़ा स्ट्रगल, मुश्किल पेपर बना दिया, या फिर पेपर की वजह से बच्चों को परेशानी आ रही है, लेकिन वो तो सबको आ रही है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खास बात ये होती है, चाहे वो कितना ही आसान हो या कितना ही मुश्किल हो, वो सबके लिए इक्वल है। उस समय जो बच्चे तैयारी दे रहे हैं, अगर मुश्किल है तो मेरिट कम चली जाएगी, नंबर कम आएंगे, अगर आसान है तो ज़्यादा नंबर आएंगे। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर मुश्किल आता है या आसान आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, क्योंकि आपकी रैंक जो है वो उन लोगों के बीच में से आएगी जिन्होंने सेम एग्जाम दिया है। ऐसा तो है नहीं कि जिसने 10 साल पहले एग्जाम दिया था और जो अब एग्जाम दे रहा है उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। सर जब आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे अपने आप को मतलब आपने कैसे मेंटेन रखा, मोटिवेट कैसे रखा अपने आप को आपने, और मतलब किस प्रकार की आपकी दिनचर्या रहा करती थी? मैंने जब तैयारी करनी स्टार्ट की ना, तो मैंने कुछ चीज़ें सोची कि एक आइडियल स्टूडेंट क्या होगा, एक यूपीएससी को क्रैक करने वाले बच्चे का क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। तो मैंने वो गुणों को लिखा। सबसे पहला गुण लिखा, उसकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। मेरी राइटिंग बेकार हुआ करती थी, तो मैंने राइटिंग सुधारी। दूसरा मैंने गुण लिखा कि डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई डेली एक दिन 15 घंटे पढ़ दिए, अगले दिन 5 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हो या पढ़ ही नहीं रहे हो। तो मैंने दूसरा लिखा डिसिप्लिन। तीसरा लिखा मैंने पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा एग्जाम होने वाला है मेरा 2-3 साल का, तो उसके अंदर उस बच्चे के अंदर पेशेंस भी होने चाहिए। तो ये ऐसे मैंने बहुत सारे गुण अपने लिखे कि भाई मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद को मतलब दोष दूंगा, ना कि यूपीएससी को। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी को दोष देते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी बढ़ाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। अरे भाई अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो मेरा सिलेक्शन 2 बार कैसे हो गया? या और बहुत सारे बच्चे होते हैं, पहले IRS बनते हैं, फिर IPS, फिर IAS, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक बच्चा एग्जाम को बार बार क्लियर कर रहा है, तो ये तो प्रिडिक्टेबल है। अगर गलती आप अपने अंदर निकालोगे ना तो आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया, 4 बार क्वालिफाई हुआ। पहले 2 बार मेरा मेंस मैंने लिखा, फिर मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसमें मैंने अपनी गलती ढूंढी कि पहली बार मैं डिग्री घर चला गया था, वहाँ पढ़ाई नहीं की अच्छे से मैंने। दूसरी बार मैं डिग्री करने चला गया था, मास्टर्स करने चला गया था, तब मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। और तीसरी बार जब मैंने अच्छे से पढ़ाई की 3-4 महीने प्रीलिम्स के बाद, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि इसको आप एग्जाम में गलतियां ढूंढना छोड़ दो और अपने अंदर गलतियां ढूंढो। खुद के अंदर गलतियां ढूंढोगे तो इंप्रूवमेंट करने का स्कोप रहेगा। एग्जाम में गलतियां ढूंढोगे, खुद को अच्छा मानोगे तो सुधार कर ही नहीं पाओगे। सर जब आप तैयारी करते थे उस टाइम की दिनचर्या किस तरीके की रहा करती थी आपकी? कितने घंटे आप पढ़ा करते थे और मतलब और क्या एक्टिविटी साथ में करते थे? जैसे मैं अभिमन्यु आपको बताऊं कि 4 बार मैंने एग्जाम किया, तो पहली बार कुछ गलतियां रही हैं मेरे से, मैं उनके बारे में नहीं बात करता हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस समय मेरा क्या शेड्यूल था, तो 6 बजे मैं अपने आप उठता था बिना अलार्म के। 6 बजे मैं नहा धो के, 6 से 7 बजे का टाइम होता था, नहा धो के मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। और रात को 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक मैं लाइब्रेरी के अंदर ही रहता था। सारे सोशल मीडिया की ऐप डिलीट कर रखी थी, मोबाइल मेरा बंद रहता था मोस्टली। एक आईपैड ले रखा था, उसके अंदर मैं यूट्यूब से पढ़ने की वीडियो या मोटिवेशनल वीडियो दिखता था। दिन में मैं आधा घंटा मेडिटेशन जरूर करता था। और एक बुक थी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा की बुक थी, एक चैप्टर इसका जरूर पढ़ता था। तो ये 2-3 चीजें मैं फॉलो करता था पूरे दिन के अंदर। करंट अफेयर, आंसर राइटिंग और न्यूज़पेपर, ये आपका रिवीजन, ये 3 चीजें ना मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बांट रखा था कि मैं डेली कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर करूँ। जैसे मैंने आज कोई नोट्स बनाए पढ़ाई की, तो मैं कल उनको रिवाइज करूंगा और 30 दिन तक लगातार रिवाइज करूंगा। तो आंसर राइटिंग भी ऐसे ही, दिन में 2 आंसर तो मैं लिखता ही था। कोई भी क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर लिया या मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया, उसका कंटेंट पढ़ के आंसर ड्राफ्ट करता था। तो ये चीजें मेरे दिन के शेड्यूल में रहती थी। एक सब्जेक्ट को मैं कोशिश करता था कि पहले एक सब्जेक्ट को पूरा करूँ। एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट लोग करते हैं स्टार्ट, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं पहले पॉलिटी कर रहा हूँ तो पॉलिटी पढ़ूंगा सारा दिन, 15 दिन का शेड्यूल प्रॉपर बना के रखूंगा। आने वाले 6 महीने का शेड्यूल प्रॉपर बना के रखता था मैं कि भाई मैं इस महीने में ये काम कर लूंगा, इस महीने में ये काम होगा, इस हफ्ते में ये होगा और इस दिन में ये करूंगा। और वो थोड़ा सा टफ रखता था मैं,
जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर हो, और इतना भी टफ ना हो कि मैं कर ना पाऊँ, हौसला टूट जाए, इतना भी इजी ना हो कि मेरे पास फ्री टाइम हो जाए। तो ये मेरा शेड्यूल था। IRS बनने के बाद सर सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पे आई? पहली पोस्टिंग मेरी सबसे पहले फरीदाबाद में पोस्टेड हुआ मैं, हम्म। और वहाँ 4 साल में रहा। उसके बाद मैं करनाल आया। और ड्यूटी की अगर आप बात करें सर, ड्यूटी भी बड़ी मतलब सख्त मानी जावा है, तो इसके अंदर चैलेंजिंग जो मोमेंट है वो किस तरह के रहे हैं? इसके अंदर चैलेंजिंग जो हमारी ड्यूटी है ना, इसके अंदर हम बेसिकली टैक्स जो होता है ना वो कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? जो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं। हम जैसे 100 लोगों ने भरा तो 10 लोगों का, 5 लोगों का केस खुल जाता है। तो मेरे पास ऐसे 150 से 200 केस होते हैं एक IRS के पास। तो उनके अंदर कोई गलतियां तो नहीं कर रखी उन्होंने, जो क्लेम डिडक्शन एग्जेम्पशन लिया है वो ठीक लिया या नहीं लिया, वो सब हम चेक करते हैं। तो चैलेंज क्या आता है इसके अंदर? चैलेंज ये आता है कि क्योंकि हमने पढ़ाई तो की है वेटरनरी डॉक्टर की, और ये बहुत अलग फील्ड है, CA जो लोग करते हैं वो फील्ड है। तो इसको एक नॉन CA बैकग्राउंड का बच्चा है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करता है समझने में, प्रॉफिट लॉस को समझने में, बैलेंस शीट को समझने में, तो लोगों ने कैसे इसको घुमा रखा है उन एंट्री को समझने में बड़ा चैलेंज आता है। स्टार्टिंग में साइन करने में भी डर लगता था कि कोई चीज छूट ना जाए, तो ये इश्यूज रहते हैं। उसके अलावा जब रेट पे हम जाते हैं तो 4-5 दिन में उनके घर ही रहना पड़ता है, और किसी के घर आप जाते हो उनके साथ, उन्हीं का आप मतलब चीजें ढूंढ रहे हो, उन्हीं के साथ आप रह रहे हो, तो ये बड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है। और तनाव भरे माहौल में अपना जो बैलेंस है वो कैसे बनाते हैं सर? तनाव भरे माहौल में मैं बैलेंस कैसे बनाता हूँ कि मैं हमेशा मेडिटेशन का प्रयास करता हूँ कि मेडिटेशन करूँ, या मैं बुक पढ़ता हूँ, मोबाइल के अंदर किंडल रखता हूँ, कोई ना कोई बुक है उसको खोल के पढ़ने लग जाऊंगा मैं, तो उससे मेरा जो है रिलैक्स हो जाता हूँ। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या UPSC का जो पेपर है वो उतना कठिन है जितना लोग मतलब इसके बारे में बोलते हैं बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है? देखो UPSC का पेपर कठिन है, इसमें कोई दो राह नहीं है। उसका कारण है कि उसका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट वाइड है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज बचती नहीं है जो आपको ना पड़ती। लेकिन हम अपनी समझदारी से हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देख के हम उन टॉपिक्स को, उस वास्ट सिलेबस को नैरो कर सकते हैं, जो कि बच्चे स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहते, वो सोचते सब कुछ करेंगे हम, और वो ये भी गलत फहमी में रहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर पॉलिटी को बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जब तक आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे ना और वो खत्म होगा, पहला सब्जेक्ट भूल जाओगे। तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि इस मुश्किल एग्जाम को आसान बनाने का तरीका ढूंढो, चीजों को सिंप्लीफाई करो। एक सब्जेक्ट की 10 बुक है, एक सब्जेक्ट की 10 कोचिंग है, उन सबके नोट्स, फिर हैंड रिटन नोट्स, फिर अलग अलग बुक। बच्चे सोचते सब कुछ कर लें, आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा, आपको लेस पे फोकस करना पड़ेगा। बुक पे एक बात आएगी सर, सुनने में आया है आप की भी मतलब कोई बुक आएगी? हाँ, मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, इसी बात पे लिख रहा हूँ, पावर ऑफ लेस उसका नाम है। कि भाई लेस में जो बहुत पावर है ना वो ज्यादा में नहीं है। तो ये स्टार्ट वहां से हुई जब मैंने UPSC का जो स्टडी मटेरियल देखा, इतनी, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो आप कितनी आ गई, एक एक सब्जेक्ट के हजारों टीचर्स हैं, किसको पढ़ें किसको छोड़ें, और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उलझ के कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, वो सोचते हैं हम सब कुछ कर लें। तो आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा, और नॉट ओनली पढ़ाई के लिए, ये मैंने इस बुक के अंदर मैंने रिलेशनशिप के ऊपर भी एडवाइस दी है कि आपको बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं है। जितने हमारे फोन को उठा के देखो, इतने हजारों कॉन्टेक्ट्स हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, सब पे आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। मीनिंगफुल दोस्त कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा कपड़े सामान परचेज करते रहते हैं, बिना सोचे समझे परचेज करते रहते हैं। अरे उनकी जरूरत भी है कि नहीं? मीनिंगफुल रिलेशंस, मीनिंगफुल चीजें, बुक्स देख लो, बुक्स की लोगों की ना अलमारी भरी पड़ी है, मेरी पास भी पड़ी हुई भरी हुई, लेकिन मैं इनको फिल्टर करता रहता हूँ कि जो चीजें मेरे काम की हैं या जो बुक मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ मैं उन्हीं को रखता हूँ, बाकी मैं दान में दे देता हूँ, डोनेट कर देता हूँ, ऐसी चीजों को डोनेट कर देते हैं। तो पावर ऑफ लेस ये सिखाती है कि आपको मीनिंगफुल और कम चीजें आपको रखनी है अपने जीवन में, जिससे आप उनको ज्यादा टाइम दे सको। सर आपने लाइफ में याद आता है कि सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया था? लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क था मेरा, मुझे लगता है कि मैंने 4th ईयर में जब मैं था तभी मैंने UPSC की सोची थी, मैं UPSC की तैयारी तभी स्टार्ट कर लूँ। मैं दिल्ली एक बार आ गया था, भाई मेरा कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन, वहाँ ऐसा था कि अटेंडेंस लग जाती है, तो मैंने वो रिस्क लिया था। पर मैं 1 महीना रहा, फिर मैं वापस चला गया कि भाई मैं पहले डिग्री पूरी कर लूँ उसके बाद तैयारी करूँगा, तो वो रिस्क लिया था मैंने। सर जो मतलब इसकी तैयारी कर रहे हैं UPSC की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, और उनको कोई सीक्रेट है बताना चाहोगे, मतलब ताकि वो मतलब उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है? सीक्रेट यही है जो मैंने अभी
थोड़ी देर पहले बताया, पावर ऑफ लेस, कि आप अपने कंटेंट को पहले तो कम करो, और फिर एक बुक जो आप पढ़ते हो, नोट्स जो भी आप पढ़ते हो, सिलेक्ट करते हो, उसका 10% आप सिलेक्ट करो, वो भी लेस का। फिर और मैंने रिफाइन कर दिया कि उसका 10% ही इंपॉर्टेंट है। और उस 10% को कैसे आइडेंटिफाई करो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखो, अपने दिल की सुनो, करंट अफेयर को देखो कि कौन से टॉपिक ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उसको लेस को आइडेंटिफाई करो। जब आप सिलेबस को कम कर दोगे छटाई करके, तो ऑटोमेटिकली आपके रिवीजन के साइकिल बढ़ जाएंगे। अगर आप रिवाइज करते रहोगे रेगुलरली, तो आंसर राइटिंग का भी टाइम आपको मिलेगा, क्योंकि आपका मन करेगा लिखने का। अब रिवीजन के क्या बेनिफिट होते हैं? एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक आप लिखने का मन करता है, आपका कॉन्फिडेंस आपको बनता है, और फिर आप एग्जाम जैसे माहौल को स्टिमुलेट कर पाते हो। सर मतलब जब आप तैयारी करते थे उस टाइम का कोई मज़ेदार या रोचक किस्सा है जो आपको याद आता है और कई बार मतलब याद करके आप खुद हंसने लग जाते हो? उस समय का मजेदार किस्सा अगर मैं बताऊं आपको, तो रात को कई बार हम जैसे पढ़ने के बाद बोर हो जाते थे, तो हम टहले निकल जाते थे, सारे 3-4 हम दोस्त हुआ करते थे, और रात को गलियों में बिल्कुल वहाँ पे हम टहला करते थे, और हम यूपीएससी को जो है बुरा भला बोला करते थे अच्छा कि अच्छा। यूपीएससी तेरी बेवफाई ने हमें रात का जो है आवारा बना दिया। अच्छा अच्छा। सर आईआरएस बनने के बाद पहला सपना जो आपने पूरा किया हो? आईआरएस बनने के बाद पहला सपना मैंने पूरा किया कि मैंने मेरे पापा के बारे में बहुत अच्छे से बोला। मुझे इसे इनवाइट किया जाता था, तो पापा के स्कूल में भी इनवाइट किया, और मेरे गांव में भी मुझे इनवाइट किया गया सरपंच साहब, और तब मैंने अपने दिल की बातें रखी, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाई सपना जो मेरा आईआरएस बनने का था, आईएएस बनने का था, इसके जो जन्मदाता मेरे पिता हैं, और मैं उनको भगवान से भी ज़्यादा ऊपर मानता हूँ, क्योंकि भगवान आपसे चीज़ें लेता भी है, देता है अच्छी चीज़ें, लेकिन आपसे लेता भी है। लेकिन माँ बाप एक ऐसे जीव भगवान ने बनाए हैं, ऐसे इंसान बनाए हैं, चाहे वो इंसानों में हो चाहे जानवरों में, वो अपने बच्चों को सदा देते ही देते हैं, हमेशा वो उनके लिए कुछ करते ही हैं। तो जब ये मेरा सपना था कि भाई मैं सेलेक्ट हूँ, और फिर मैं भरी सभा के अंदर मेरे पापा के बारे में खूब अच्छा अच्छा बोलूँ, तो वो मैंने पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, आपकी बिल्कुल जायज़ बात है। आगे कड़म थापी लादर जब जूझण लागू हूँ, राम भी आठा दे जब पूछण लागू हूँ, और पापा की तारीफ करनी किसी का बस की नहीं रही, पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजन लागू हूँ, पूजा भी छोटी पड़ जाए जब पूजन लागू हूँ। सर सच्चाई है बिल्कुल। सर अगर आप आईआरएस ना होते तो किस फील्ड में होते? तो मैं फिर बच्चों को मोटिवेट कर रहा था, मैं बच्चों को ना पढ़ा रहा होता, उनकी हेल्प कर रहा होता, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी गाइडेंस में कुछ रोल निभाता मैं, कि मैं उनको सफल बनाने में कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा हमने बात करके सर से। और सर जो है करनाल के अंदर कार्यरत हैं सर डॉक्टर अमन बिस्ला सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, बहुत रोचक किस्से भी बताए इन्होंने, और साथ ही साथ मतलब किस प्रकार से उतार चढ़ाव आया। 7th क्लास में असफल हो जाते हैं, लेकिन इनका सफ़र कितना मतलब आप समझ सकते कितना संघर्ष भरा रहा होगा, तो सर ने हमारे साथ में शेयर किया। तो आपने सर की बातें किस प्रकार से लगी, एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके अपनी राय जरूर छोड़ दियो। सर अगर आप अभी हमने क्वेश्चन करे आपसे कि मैं जो है मोटिवेट करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, तो सर आज टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब वगैरह है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वहाँ पे आप मोटिवेट कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो सर आपने भी कोई इस तरह का चैनल कोई बनाया है ताकि आप बच्चों को मोटिवेट कर सको? मेरी वेबसाइट है डॉक्टर अमन बिस्ला के नाम से ही, जी सर। और यूट्यूब पे भी चैनल है। मैं वहाँ लाइव सेशंस लेता हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, अपने मन के विचारों को साझा करता हूँ, जो कि बच्चों को कैसे मोटिवेट रहना है, कैसे उनको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सबको मैं डिटेल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। बच्चे 1-to-1 मेंटरशिप सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ बुक कर लेते हैं, तो उनको मैं जूम के माध्यम से उनके साथ मिलता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, और उनकी पढ़ाई में कहाँ कमी है उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो ये मैं इनिशिएटिव फ्री टाइम में करता रहता हूँ। और सर का जो चैनल है या जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दिया जाएगा, सारे वहीं पे भी जाकर विजिट कर सको, देख सको। बाकी हम तो भाई इनकम टैक्स ऑफिसर से डरिया कर दे, लेकिन सर का नेचर उन्हें बहुत अच्छा लगा, डाउन टू अर्थ है सर, बहुत हंसी मजाक और बहुत खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी है। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उसमें से समय निकाल करके आपने हमारे को समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, थैंक यू सो मच।